involving large companies has been reported to Ministry of Coal. सर आश्चर्य होता है 2014 से पहले कोल स्कैम का कहा जाता था, अब स्कैम में को देश सेवा का जामा पहनाकर बचाया जा रहा है. So sir, the question is this: is it true that a certain large conglomerate had misreported the calorific value of coal and overcharged the Tamil Nadu Generation and Distribution Company? And if true, what action has been taken against the conglomerate and the third-party testing agency that manipulated the calorific value? Honorable Minister. आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछा है इसमें कोल इंडिया के नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री का कोई स्कैम अभी तक नहीं आया है. इसमें कोई स्कैम के बारे में बताया नहीं तो कोई कंपनी के बारे में बताया. प्रश्न में आप भी देख सकते हैं अध्यक्ष जी, कोई इसमें क्लैरिटी नहीं, इसलिए हम बराबर जो दिया है बराबर दिया है. Second supplementary, 1 second. Honorable member, ask your supplementary with clarity. Second supplementary, Shrimati Priyanka Chaturvedi. Sir, my question was extremely crystal clear, but the answer has been denied to me. Even in the question that I'd asked, the supplementary question, the first question that I'd asked, he's still not answering. And it is an RTI report which speaks about the calorific value, but I respect your chair, sir. So the second question is very specific question, sir. Is it true that the Directorate of Revenue Intelligence found evidence of over 40 companies overcharging for imported coal and overstating equipment value, leading to higher electricity bills? And I would want to know what is the status of that investigation against these allegations. I think this is very specific, sir. I hope for a specific answer. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, ये जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो पावर जनरेशन कंपनीज गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो इंपोर्ट कोल करते हैं, इसके बारे में मेरा उतने ही समझ में आया अभी तक. वो 40 कंपनीज के नाम पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे. ये प्रश्न जो वर्तमान सप्लाई पॉलिसी के अनुसार कोल को ओपन जनरल लाइसेंस में है, OGL बोलते हैं, इसके तहत सिंस 1993 से ये पॉलिसी है. इस पॉलिसी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइजेस अपग्रेडेबल ड्यूटी का पेमेंट करने में इंपोर्ट कर सकते हैं. कोल मिनिस्ट्री से संबंधित पक्षों के बीच में किसी भी इंपोर्टेड फ्यूल सप्लाई के संबंधित ना उसके एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होती है. ये सिस्टम 1993 ओपन जनरल लाइसेंस थर्मल पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन कंपनीज कोल एस्यूर्ड प्रोक्योरमेंट करते हैं. इसमें डायरेक्ट पूरा अधिकार है जो पावर जनरेशन कंपनीज को, जिधर से प्राइवेट सेक्टर में, डोमेस्टिक में भी हो और दुनिया से इंपोर्टेड कोल भी, वो डायरेक्ट तय करके वो लोग इंपोर्ट करते हैं. इसके लिए भी आप जो प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो आज जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, मैं जवाब देने के बाद पूछो, बिल्कुल मैं जवाब देने को तैयार हूं साहब, मैं जवाब देने को तैयार हूं. Honorable Minister, ये मिनिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है. ये बिल्कुल स्टेट कोई कंप्लेंट नहीं आया है. हम कोई इन्वेस्टिगेशन का अभी तक हमारा तरफ से कोई किया नहीं. Third supplementary, Shrimati Ranjit Ranjan. In the Council of States from state of Chhattisgarh. That has a relevance. Go ahead. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि हसदेव कोयला खदान छत्तीसगढ़, क्या ये सही है कि उसके लिए लगभग 8.5 लाख 8.5 लाख पेड़ कटने का प्लान है, और आज की तारीख तक कितने पेड़ कट चुके हैं, और क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना घातक है, और क्या ये सही है कि आज की तारीख में हमारे पास इस देश में 80 साल का कोयला उपलब्ध है? धन्यवाद. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने 3 बातें पूछी हैं. जी, जो भी कोल माइन का
माइनिंग के लिए हम परमिशन लेते हैं उसमें पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं। जो भी माइन में जितने भी अगर कोई ट्रीज कट करना पड़ते हैं उसका डबल हम पहला करके ही उसके बाद क्लियरेंस लेने के बाद भी कोल माइनिंग शुरू करते हैं। जिधर भी हो स्टेट गवर्नमेंट उसका देखभाल करती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखभाल करती है। उनका गाइडलाइंस के आधार पर ही हम उनका क्लियरेंस होने के बाद भी माइनिंग शुरू करते हैं। उसका स्टेट गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देती है। विदाउट स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस, विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस, विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस हमारा एक कोल माइन भी शुरू नहीं करते हम, उसके बाद ही करते हैं। बाकी दो one second. Honorable Minister is responding to the other two also. Honorable Minister is responding to the other two issues also. Bear with him. ये तो मूल क्वेश्चन तो अलग है। बिल्कुल आपका आदेश दिए तो मैं उनको रिटर्न, मैं आदरणीय सदस्य को रिटर्न भी दे सकता। थोड़ा और इनिशिएटिव लीजिए। जी। माननीय सदस्य ने दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं, आप इनसे चर्चा कीजिए और आने वाले 15 दिन में कीजिए, ठीक है? ओके। श्री दीपक प्रकाश। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया में कोल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जीपीएस लगाने का बाध्यता है या प्रावधान है? उस जीपीएस सिस्टम को लगाने में जो वहाँ पर जो जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है, जीपीएस वहाँ लगता नहीं, जिसके चलते कोयले की तस्करी वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको जीपीएस सिस्टम को ठीक से लगे, इसके लिए मंत्रालय के द्वारा क्या किया जा रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में बता रहे, कोल इंडिया के द्वारा जो कोल सप्लाई का हम रेलवेज के द्वारा और अलग अलग सिस्टम के रोड के द्वारा भी करते हैं। अभी कंपेरेटिवली लास्ट एवरी ईयर हमारा कोल सप्लाई का सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। प्रॉपर सिस्टम से हम कोल सप्लाई का इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी देश में कोल सप्लाई हो, कोल प्रोडक्शन हो, बिल्कुल एवरी ईयर हम इम्प्रूव करते आगे आ रहे हैं। कोई अभी तक कोल सप्लाई में हर जो पावर जनरेशन कंपनीज के पास 21 डेज का कोल अभी भी रिजर्व है। कोल सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री राजीव शुक्ला।